बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो। PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। एट इक्विलिब्रियम हमने इनर्ट गैस ऐड कर दी xenon एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पूछा गया है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो गाइस देखो, जब तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तुमने बेसिकली मोल्स ऑफ गैस बढ़ा दिए। जेनॉन गैस ऐड करने से तुमने मोल्स ऑफ गैस बढ़ा दी, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी बच्चों। अब वॉल्यूम बढ़ी तो एक तरीके से कंसंट्रेशन क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन द रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग। समझ में आया नहीं आया? वॉल्यूम इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। नाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन इन विच मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग। मतलब रिएक्शन कहां जाएगी गाइस? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, क्या इनकी अमाउंट सेम रहेगी? चेंज नहीं होगी? होगी चेंज। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, PCl3 की अमाउंट बढ़ेगी, बढ़ेगी। Cl2 बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन, Cl2 विल नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज। PCl5 विल डिक्रीज क्योंकि फॉरवर्ड जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? दैट्स गुड। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, ऑल्दो हमने पहले कर रखा है, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन। लुक एट द क्वेश्चन गाइस, पढ़ना शुरू करो। हमें कहा गया है अ कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैटलिस्ट तुम्हारा के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। रेट कांस्टेंट बढ़ा देगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का, बाय द सेम फैक्टर, लेकिन के इक्विलिब्रियम विल रिमेन सेम। रेट कांस्टेंट दोनों के बढ़ेंगे, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का, बाय द सेम अमाउंट, बट के इक्विलिब्रियम विल रिमेन सेम। A homogeneous catalyst can change the equilibrium composition of a system, temperature remaining constant। भाई इक्विलिब्रियम पे जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं करता कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ओनली चेंजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइस। स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन बच्चों। अब देखो गाइस क्या दे रखा है। A giving B plus C. P is the total pressure. Kp is the equilibrium constant. Alpha is the degree of dissociation. Which is true at equilibrium? Guys, इस क्वेश्चन को करने पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा। तुम्हें ये पता भी है, लेकिन फिर भी आई विल जस्ट रिकॉल दैट फॉर यू। अगर के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है तो रिएक्शन इज गोइंग टिल कंप्लीशन। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, रिएक्शन ऑलमोस्ट टिल कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। और उस टाइम पे अल्फा क्या हो जाएगा? Alpha tells the extent of reaction. Alpha tells the extent of reaction. So alpha will be tending to 1. Alpha की maximum value 1 हो सकती है। Alpha बताता है ना amount reacted. If initial moles are 1, then the moles reacted are alpha. समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर इनिशियल मोल्स 1 है तो उसमें से जो मोल्स रिएक्ट करते हैं वो कितने रिएक्ट करते हैं? अल्फा। क्लियर है? तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 बच्चों। समझ में आया नहीं आया? I'll repeat. Alpha tells the extent of reaction. जैसे हम A माइनस ए अल्फा करते थे ना गाइस,
तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। 1 हो सकती है। 1 का मतलब क्या है? रिएक्शन हैज गॉन टिल कंप्लीशन, पूरी कंप्लीट हो गई। अभी मैंने कहा है केपी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब अल्फा इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1। गॉट इट? अब केपी अगर हमारा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो रिएक्शन बेयरली अकर्स, मतलब तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड गई नहीं, बहुत कम गई, अल्फा टेंडिंग टू 0। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो के इक्विलिब्रियम और अल्फा दोनों ही से ही हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। क्लियर है गाइस? के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मतलब रिएक्शन कंप्लीशन तक गई, एंड एट दैट टाइम अल्फा इज टेंडिंग टू 1। इक्विलिब्रियम पे अगर तुम देखोगे तो अल्फा इज टेंडिंग टू 1 बच्चों। क्लियर है यहां तक? दूसरे वाले में अगर के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1 है तो अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो, रिएक्शन फॉरवर्ड गई नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड गई नहीं, बेयरली अकर्स। तो उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे? अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, रिएक्शन बेयरली अकर्ड, रिएक्शन डिडंट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन को करते हैं। अगर केपी इज वेरी हाई, अल्फा टेंड्स टू 1, इट इज नॉट वेरी लेस देन 1, ये इन्होंने लिखा है अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, जबकि होना क्या चाहिए? अल्फा टेंडिंग टू 1। के इक्विलिब्रियम अगर बहुत ज्यादा है, अल्फा टेंड्स टू 1, ये गलत है स्टेटमेंट। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस। इस रिएक्शन में देखो गाइस, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इट विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टू डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अल्फा बढ़ेगा या घटेगा? अल्फा इज टेलिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, अब बैकवर्ड चली गई रिएक्शन। फॉरवर्ड जाती तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती, बैकवर्ड जाती अल्फा की वैल्यू कम हो रही है, सो अल्फा डिक्रीजेस। समझ में आया नहीं आया? दिस इज रॉन्ग। अगर केपी के कंपैरिजन में पी बहुत हाई है, या फिर हम कहें केपी यहां पे वेरी वेरी स्मॉल है, हमें कहा गया ना केपी इज स्मॉल, पी इज हाई एंड केपी इज स्मॉल, एक तरीके से पी इज वेरी हाई कंपेयर टू केपी, मतलब एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि केपी की वैल्यू काफी छोटी है। केपी काफी छोटा होगा तो अल्फा विल बी टेंडिंग टू, या अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अल्फा विल नॉट बी टेंडिंग टू 1, इट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। नेक्स्ट, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन कहां जाएगी? इट विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। मैंने भी बताया था ना बच्चों, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा डिक्रीजेस, दैट इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट दिस पार्ट? दैट इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहा गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑलराइट, देखते हैं। हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया बाय 2 फोल्ड, 2 फोल्ड मतलब डबल कर दिया प्रेशर, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। तुम ऐसे मान के चलो इनिशियली Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या किया? प्रेशर डबल कर दिया, प्रेशर डबल, प्रेशर डबल मतलब वॉल्यूम हाफ। ओके, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर डबल करोगे वॉल्यूम हाफ हो गया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो वॉल्यूम हाफ हो गई तो कंसंट्रेशन देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन क्या होता है गाइस? कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। अब जब तुम्हारी वॉल्यूम हाफ हो गई क्योंकि हमने प्रेशर डबल किया, तो वॉल्यूम हाफ हो गई, तो डू यू रियलाइज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की दोनों की बढ़ जाएगी, हाँ या ना?
ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई कि जब तुमने वॉल्यूम हाफ कर दी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टू डबल द ओरिजिनल वैल्यू, तुम्हारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दोनों की बढ़ गई, वॉल्यूम डिक्रीज किया, सो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब ये इक्विलिब्रियम से हट चुका है, अब ये इक्विलिब्रियम से हट चुका है। अब जो हमारी नई कंसंट्रेशन आई इनकी, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर टू डबल द वैल्यू, जो नई कंसंट्रेशन आई उसकी वजह से, नई कंसंट्रेशन जो आई वो तुम्हारी हर एक की हाई आई, हाँ है ना, कि वॉल्यूम कम कर दी तो कंसंट्रेशन हर एक की हाई हो गई। अब एक तरीके से Q इज नॉट इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोजिंग इक्विलिब्रियम पे ये था, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब K इक्विलिब्रियम वाज 1, 1 इंटू 1 बाय 1 क्यूब इंटू 1, K इक्विलिब्रियम वाज 1। जैसे ही तुमने कंसंट्रेशन कर दी, वॉल्यूम कर दी हाफ, कंसंट्रेशन क्या हो गई? इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई। कंसंट्रेशन सबकी डबल हो गई कि वॉल्यूम हाफ हो गई तो कंसंट्रेशन डबल हो गई। अब क्यू क्या होगा बच्चों? क्यू विल बी 2 इंटू 2 ओवर 2 क्यूब इंटू 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्यू क्या बन गया? 1/4। पहले क्यू वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, पहले क्यू वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, अब तुम्हारा क्यू के इक्विलिब्रियम से कम हो गया है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जब तुम चेंज कर दिया तुमने बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, जब तुम्हारी कंसंट्रेशन चेंज हुई तो क्यू इज नाउ नॉट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो जो नेक्स्ट उन्होंने पार्ट्स पूछे गए हैं वो उन्हें पूछा है कि रिएक्शन अब फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। उसको तुम नॉर्मली भी देख सकते हो, भाई तुमने प्रेशर बढ़ाया है, इट वांट्स टू डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा? बाय डिक्रीजिंग द मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इक्विलिब्रियम विल नाउ शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया नहीं आएगा? यहां से भी तुम देख सकते हो जो वैल्यूज मैंने ली थी कि के इक्विलिब्रियम हमने लिया था 1, और अब Q इज 1/4, Q इज लेस देन के इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आया नहीं आया? ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस? नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इट इज रॉन्ग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज, उसमें चेंज नहीं आता। यहां तक तो सही है। एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स सेम। यार कंसंट्रेशन अभी तो हमने देखा डबल हो गई, जब तुमने प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम हाफ करी, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन डबल हुई या नहीं हुई? हो गई ना बच्चों? सो वी कैनॉट से द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम ऑन डबलिंग द प्रेशर। डबलिंग द प्रेशर से तुम्हारी एक तरीके कंसंट्रेशन भी डबल हो गई है, जिसकी वजह से रिएक्शन इज नाउ गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव अगेन अचीव इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया? सो डी इज इनकरेक्ट because of this concentration of reactants and products does not remain same। ठीक है ना बच्चों? on increasing the pressure concentration doesn't remain same बच्चों। क्लियर है यहां तक? हर एक बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया? इट वॉज इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमको इस क्वेश्चन को देखो। Fe2O3 solid plus 3CO gas gives Fe liquid plus 3CO2 gas। हमें कहा गया है यूजिंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल प्रेडिक्ट which of the following will not disturb the equilibrium। देखो गाइस, CO2 अगर तुम ऐड करते हो तो द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2। डिक्रीज कैसे होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूवल ऑफ CO, हम कहेंगे गाइस अगर CO रिमूव कर देते हो तो रिएक्शन विल गो इन डायरेक्शन जिस वजह CO बढ़ रहा है।
CO कब बढ़ेगा? इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगेन यू विल हैव बैकवर्ड डायरेक्शन बच्चों. CO2 की अमाउंट बढ़ाओगे, CO2 को डिक्रीज करना चाहेगा. CO की अमाउंट डिक्रीज करोगे, CO की अमाउंट बढ़ाना चाहेगा. तो दोनों ही केस में बैकवर्ड जा रहा है. अच्छा, रिमूवल ऑफ CO2 करोगे तो CO2 की अगर तुमने अमाउंट डिक्रीज कर दी तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म बाय गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब आते हैं एडिशन ऑफ Fe2O3. गाइस Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम. इनिशियली अभी इक्विलिब्रियम पे है. तुम चेक करो क्या Q के एक्सप्रेशन के अंदर Fe2O3 फीचर हो रहा है? नहीं हो रहा होगा. इट इज सॉलिड. इसकी एक्टिविटी हम 1 मानते हैं. तो आइडिया इज, क्योंकि हमारा Q के अंदर Fe2O3 फीचर ही नहीं हो रहा, तो Fe2O3 के अमाउंट ऊपर या नीचे करने पे तुम्हारा जो Q है वो चेंज नहीं होगा. समझ में आया नहीं आया? Q में Fe2O3 इज नॉट प्रेजेंट. तो Fe2O3 के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से Q पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Q will still be equal to K equilibrium and there will be no change in the equilibrium guys. मतलब Fe2O3 के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे इट विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बच्चों, क्योंकि Q के एक्सप्रेशन में तुम्हारा Fe2O3 फीचर ही नहीं हो रहा. ठीक है ना गाइस? तो Fe2O3 के अमाउंट ऊपर नीचे करने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Q. सपोजिंग Fe2O3 फीचर हो रहा होता तो हमारा Q की वैल्यू चेंज होके क्या बन गई होती? Q डैश. And now that Q dash will again try to achieve K equilibrium. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन यहाँ पे तो हमारा Q डैश में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. Q is still equal to K equilibrium क्योंकि Fe2O3 is not a part of the reaction quotient. Clear to everybody or not? That's good. So the option is option C. It will not affect the equilibrium बच्चों. This question is also a good question. देखो guys. हमें कहा गया है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ओके. हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब तुम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ली चैडलर प्रिंसिपल तुम्हें याद होना चाहिए. इट गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना बच्चों? सो इट विल गो टुवर्ड्स रिएक्टेंट. दो ऑप्शंस है हमारी टुवर्ड्स रिएक्टेंट वाली. ओके. अब हमें कहा गया है प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर. N2 इज अ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस हम ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट किस पे गाइस? उन्होंने कहा टी कांस्टेंट है और कह रहे प्रेशर बढ़ रहा है. प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब वी शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट. वी इज कांस्टेंट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी और टी कांस्टेंट है, इसलिए जब तुमने N2 गैस ऐड करी तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया. लिखा है ना प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2. तो हमने एक तरीके से जो N2 गैस ऐड करी है वो किस पे ऐड करी है? इट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. N2 गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तुम्हें याद होगा मैंने बताया था व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट. पहले Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम और अगर तुम उसमें इनर्ट गैस ऐड कर देते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q still remains equal to K equilibrium. There is no change in the value of Q guys. वो भी K equilibrium के बराबर है. कांस्टेंट प्रेशर होता इट वुड हैव बीन डिफरेंट. कांस्टेंट प्रेशर होता तो हम क्या कहते? वॉल्यूम बढ़ गया. जैसे अभी हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रख के P बढ़ाया है बाय इंक्रीजिंग द मोल्स. अगर तुम्हारा PV इक्वल टू एनआरटी के अंदर मैं लिख देता हूं, अगर तुम्हारा PV इक्वल टू एनआरटी में तुमने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करा होता और इनर्ट गैस ऐड करी होती, मतलब मोल्स ऑफ गैस बढ़ाए होते, तो वॉल्यूम वुड हैव इंक्रीज्ड. और वॉल्यूम बढ़ने का इफेक्ट क्या पड़ता है इस एक्सप्रेशन पे? इस इक्वेशन में वॉल्यूम बढ़ने का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुमने वॉल्यूम बढ़ाई तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल गो इन डायरेक्शन जहां पे मोल्स बढ़ रहे हैं.
मोल्स बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया गाइस? आई विल रिपीट। अगर यही क्वेश्चन हमें दिया होता किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर रेदर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी तो हमें जो दे रखा है वी आर गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने बता दिया तुम्हें हाउ वी अराइव्ड एट दैट। उन्होंने कहा है प्रेशर बढ़ रहा है मोल्स ऑफ गैस बढ़ाने पे, इसका मतलब वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट। हमारे को जो केस दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें देर इज नो इफेक्ट ऑन क्यू। क्यू इज स्टिल इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, देर इज नो चेंज। इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आया। अब मैं जो तुम्हें बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि बाई चांस यही N2 गैस ऐड करी होती कांस्टेंट प्रेशर को और टेम्परेचर को, तो तुमने मोल्स ऑफ गैस बढ़ाए होते। तुम्हारा मोल्स ऑफ गैस कैसे बढ़ाए? बाय एडिंग इनर्ट गैस, तो वॉल्यूम बढ़ जाता, और वॉल्यूम बढ़ता तो रिएक्शन वुड हैव गॉन इन डायरेक्शन, रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन मोल्स ऑफ गैस। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे। समझ में आया नहीं आया? वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन इन विच मोल्स ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग। समझ गए? तो अगर यहां पे हमने कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा N2 गैस ऐड करी होती तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाती? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे, रिएक्शन वुड हैव गॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन मोल्स ऑफ गैस। क्लियर है? गुड। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। बच्चों हमें कहा गया है वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। ओके, इन अ सील्ड कंटेनर, क्लोज कंटेनर है, इन अ क्लोज कंटेनर वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। ये वाटर है, ये वेपर है। बच्चों इक्विलिब्रियम पे है, मतलब तुम्हारा जिस रेट से वाटर वेपर फेज में जा रहा है उसी रेट से वेपर वाटर में जा रहा है। अब गाइस अंडरस्टैंड करो, ये जो हमारा वाटर का वेपर में जाना है, दिस इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये सरफेस पे हो रहा होता है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स गो फ्रॉम वाटर टू वेपर फेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने ऐड कर दिया ग्लूकोज टू द वाटर। जब हमने ग्लूकोज ऐड करा, ग्लूकोज इज नॉन वॉलेटाइल, इट डजंट गो टू वेपर फेज। तो अब तुम्हारे पास सरफेस पे ना केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल्स है। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो वेपर फेज में जा नहीं रहे, वो इनफैक्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी स्पेस इतना नहीं दे रहे कि वो वाटर आराम से वेपर फेज में चला जाए। जब सरफेस पे ग्लूकोज भी आ गया तो वाटर का जो लीविंग द सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन को लीव करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? वाटर से वाटर वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स leave the solution decreases. The rate at which the water molecules leave the solution से वेपर फेज में जाने की जो टेंडेंसी है वो क्या कर जाएगी बच्चों? डिक्रीज कर जाएगी। कि इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, और सरफेस में अब पहले प्योर वाटर था, अब वाटर प्लस ग्लूकोज है। ग्लूकोज खुद तो वेपर फेज में जान नहीं रहा, और वाटर को जाने दे नहीं रहा ज्यादा, क्योंकि उसने उसका सरफेस एरिया थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई कर लिया है। तो द रेट एट विच द वाटर मॉलिक्यूल्स लीव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस बच्चों। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसको देखो गाइस, डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1।
Which of the statement is incorrect? Equilibrium will shift in forward direction as pressure increases. Pressure बढ़ाओगे तो reaction will go in direction of decrease in number of moles. To decrease the pressure, it will try to decrease the moles of gas. मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. एक तरीके से हमें पूछा गया ना विच इज इनकरेक्ट. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो अफेक्ट करता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करता एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर पे एटलीस्ट इट अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो अफेक्ट कर ही नहीं सकता. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. क्लियर है गाइस? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज. ओके, हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में. रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाएगी. नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. यार कैटलिस्ट की जरूरत तो अब भी पड़ सकती है. कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को जल्दी करना. ठीक है ना बच्चों? कंप्लीशन तक हो सकता है जा रही हो ये रिएक्शन, लेकिन हो सकता है 2 दिन तक रिएक्शन होने के बाद कंप्लीशन तक जाए. कैटलिस्ट की जरूरत हमें पड़ जाएगी अगर 2 दिन लग रहे हैं तो. we'll have to use a catalyst to speed up the rate of forward and backward reaction. कैटलिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है. समझ में आया नहीं आया? तो के इक्विलिब्रियम लार्ज होना डज नॉट इंडिकेट कि कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है. कैटलिस्ट की जरूरत तब भी पड़ सकती है. हो सकता है इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा हो, प्रॉड सारे का मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रॉड बन रहा हो, लेकिन उसमें टाइम इतना ज्यादा लग रहा है कि यू आर इन नीड ऑफ अ कैटलिस्ट. तुम्हें कैटलिस्ट की नीड पड़ रही है क्योंकि रिएक्शन इज गोइंग वेरी स्लो. इट इज गोइंग टिल कंप्लीशन बट इट इज गोइंग वेरी स्लो. इन दैट केस यू विल रिक्वायर अ कैटलिस्ट. और टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा. तुम तो ये देखो गाइस, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जाएगी कहां पे? रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन. हाँ है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब के इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बैकवर्ड में क्यों गई? क्योंकि पहले क्यू वाज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, अब ये बन गया के इक्विलिब्रियम न्यू. और के इक्विलिब्रियम न्यू क्या है? लेस देन के ओल्ड. तो अब क्यू के इक्विलिब्रियम न्यू से बड़ा है. सो नाउ इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स वैल्यू एंड अचीव न्यू के इक्विलिब्रियम बच्चों. समझ में आया नहीं आया? ये तुम्हें याद होगा, मैंने बता रखा है. टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन विल गो बैकवर्ड. बैकवर्ड जाएगी इस पर्टिकुलर केस में बात कर रहा हूं मैं. बैकवर्ड जाएगी. बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा बच्चों? एक मिनट रुकना गाइस. तो बच्चों ये चीज समझ गए तुम? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में डिक्रीज कैसे पता चल रहा है? लीच प्रिंसिपल से पता चल रहा है. टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. बैकवर्ड जाएगी मतलब अब जो नया के इक्विलिब्रियम है दैट इज लेस देन के इक्विलिब्रियम ओल्ड. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड नाउ क्यू विल ट्राई टू अचीव दिस के इक्विलिब्रियम वैल्यू. इसको तुम वैसे भी देख सकते थे जो हमने पढ़ा था, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर 1/T1 - 1/T2. तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 ग्रेटर देन T1 करा, ये आ गया पॉजिटिव. डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव. और ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब K2 इज लेस देन K1. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दैट्स गुड. दैट्स ग्रेट. अब इसको देखो बच्चों. Just let me copy down the question, guys. NO2 giving N2O4 is a exothermic reaction.
द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, डीकम्पोजिशन करना है हमें N2O4 का, मतलब हमें रिएक्शन को कहां भेजना है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे होएगा, टेम्परेचर लो कर दोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लो कर दोगे, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज रॉन्ग। प्रेशर बढ़ाओगे टू डिक्रीज द प्रेशर, इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन मोल्स ऑफ गैस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। इनर्ट गैस ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट ही नहीं करेगा। इनर्ट गैस ऐड करी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करी इनर्ट गैस, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी। इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो देखो ना गाइस, मैंने भी बताया था तुम्हें, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। हमने वॉल्यूम बढ़ा दी, वो मोल्स बढ़ाना चाहेगा, मोल्स बढ़ाना चाहेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज अवर आंसर बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दैट्स गुड। अब इसको देखो बच्चों, बच्चों हमें कहा गया है ClF3 की क्वांटिटी हमें इंक्रीज करनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन टू अस। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, रिएक्शन गोइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Cl2 रिमूव करोगे, इट विल अगेन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाओगे, इट विल ट्राई टू इंक्रीज द मोल्स ऑफ गैस, अगेन इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, वो मोल्स ऑफ गैस बढ़ाना चाहेगा। F2 बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। Clear to everybody or not? That's great.